प्रेम एक एहसास भाग 2। रूपाली कुछ पल शून्य सी बैठी रह गई, लेकिन फिर घड़ी पर नज़र पड़ी तो घबरा गई। 5 मिनट का समय देकर गया है वह। अगर वह नहीं पहुंची तो उसके पिता को बर्बाद कर देगा। वह ज़िंदगी में कुछ भी सहन कर लेगी, लेकिन अपने माता पिता पर आँच नहीं आने देगी। वह जल्दी से उठी, मुंह पर पानी के छपके मार, आँखों में काजल डाल कमरे से बाहर आ गई। दरवाजे पर दोनों माता पिता बेचैन और चिंतित खड़े थे। उसे देखते ही बोले, क्या हुआ? क्या कह रहा था वह? रूपाली मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, देवांश जी ने मुझे कन्विंस कर दिया है। वह मेरे साथ बहुत अच्छे से रहेंगे और मेरा बहुत ध्यान रखेंगे। सुनकर राधिका खुश हो गई और बोली, चलो यह तो ठीक हो गया। अब तुमने क्या सोचा है आगे? जवाहर अभी भी पुत्री के चेहरे को देख रहा था। रूपाली उत्साहित स्वर में बोली, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। चलिए, वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जवाहर ने रूपाली से पूछा, तुम सचमुच ऐसा करना चाहती हो ना? रूपाली ने हाँ में सिर हिला दिया और ड्राइंग रूम की तरफ चल दी। तीनों को कमरे में प्रवेश करता देख सुगंधा बोली, ओहो, तो दुल्हन राजी हो गई। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और देवांश ने ड्राइवर को फ़ोन कर गाड़ी में रखे सामान को लाने को कहा। राधिका टीका करने के लिए थाली लेकर आई और जवाहर से बोली, कम से कम एक मिठाई का डब्बा तो ले आओ, हमने तो कोई तैयारी ही नहीं कर रखी है। देवांश ने तुरंत कहा, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, जो है उसी से काम चला लो। सुगंधा ने रूपाली के गले में हीरों का हार पहनाया और कपड़े, मिठाई, मेवा दी। जवाहर ने बस अपनी हैसियत के हिसाब से टीका करके लिफाफा दे दिया। देवांश यह बोलते हुए चला गया, आगे का कार्यक्रम निश्चित करके बता दूंगा। उसके जाते ही तीनों धम्म से सोफे पर बैठ गए। राधिका गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, बाप रे, कैसे आंधी तूफान की तरह आया था। मुझे तो जितनी देर रहा यहाँ घबराहट सी होती रही। कहाँ वह सपने देखती थी दामाद आएगा, उसके रूप में बेटा मिल जाएगा, लेकिन देवांश के सामने तो आवाज़ ही नहीं निकलने वाली। जवाहर अपने ख्यालों में खोया हुआ था। पता नहीं जो हुआ वह सही हुआ कि नहीं। रूपाली के दिमाग में एक ही प्रश्न घूम रहा था, माता पिता के कारण शादी करनी तो पड़ेगी देवांश से, लेकिन इसके साथ सारी ज़िंदगी काटेगी कैसे? तभी राधिका ने डिब्बे खोलकर देखे तो एक में साड़ी थी, दूसरे डिब्बे में ड्रेस। खुशी से चीखती हुई बोली, देख रूपा, कितने सुंदर कपड़े हैं, तू इन्हें पहनकर बिल्कुल हीरोइन लगेगी, और यह हीरो का हार भी लाखों का होगा। मेरी बेटी तो सज गई। अब तो शादी तक यह मेवा और फल खूब खा, चेहरे पर और रौनक आ जाएगी। मैं यह सब तेरे लिए उठाकर रख देती हूँ। रूपाली ने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं कितना सुना और कितना नहीं। उसे रात भर नींद नहीं आई। समझ नहीं आ रहा था कैसे बर्दाश्त करेगी वह देवांश को। अगले दिन जवाहर ऑफिस गया तो सोच रहा था, पता नहीं देवांश का रवैया कैसा रहेगा। ऑफिस में तो किसी को इस रिश्ते के बारे में जानकारी नहीं होगी। जब उसे पता चला देवांश 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया है तो उसने चैन की सांस ली। घर पहुंचा तो राधिका ने कहा, हमें शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आप बैंक से जो रूपाली की शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे वो निकाल लो। वह अनमने मन से बोला, कल निकाल लूँगा कुछ रुपए। तुम दोनों लिस्ट बना लो, क्या क्या लेना है। समारोह का स्थान और खाने पीने के बारे में तो देवांश से पूछकर निर्णय लेना होगा। उसकी हैसियत का इंतज़ाम पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं। रूपाली को अब पैसे को लेकर भी चिंता हो रही थी। उसके पिता इतना खर्च कैसे कर सकते हैं? जो 2 ड्रेस और गहने देवांश लाया था, उसकी कीमत का सामान वे कैसे खरीद सकते हैं? कितने अरमानों से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ रहे थे, और अब उस पैसे की कोई कीमत नहीं होगी देवांश के पैसे के आगे। हर रोज़ एक नई चिंता खड़ी हो रही थी। अगले दिन जवाहर और राधिका बड़े मन से कागज़ पेन लेकर बैठे। बेटी को कितनी साड़ी और क्या क्या सामान देना है। राधिका ने निश्चय किया, अपने दोनों हार देकर वह एक बड़ा सा हार बनवाएगी सोने का, रूपाली को देने के लिए। वह जवाहर से बोली, एक ही हार देंगे पर वजनदार देंगे। रूपाली को इन बातों में कोई आनंद नहीं आ रहा था, लेकिन माता पिता की खुशी में खुश होने का दिखावा कर रही थी। उसने अभी तक शादी के विषय में सोचा नहीं था। साथ ही सहेलियां जब चुहलबाजी करती थीं तब वह हंसकर टाल देती थी, लेकिन अब मन में विचार आ रहा था, अगर सचमुच उसे अपना वर चुनने की स्वतंत्रता मिलती
तो कैसा साथी चुनती? ऐसा जो उसका हम उम्र हो, जिसके साथ हंस बोल सके, जिसके साथ सहज महसूस कर सके। देवांश के सामने तो उसे हर समय सतर्क रहना पड़ेगा, कहीं कोई गलती ना हो जाए। और अगर गलती हो गई तो वह जितने गुस्से वाला है उसे छोड़ने वाला नहीं। उसे लग रहा था वह शादी नहीं किसी कैद खाने में जा रही है। तीसरे दिन देवांश ऑफिस आया और 2 दिन का काम देखने के बाद उसने जवाहर को अपने कक्ष में बुलवाया। जवाहर के आते ही देवांश ने बिना दुआ सलाम के कहा, मैंने पंडित से पूछ लिया है, अगले महीने की 20 तारीख यानी पूरे 1 महीने बाद का मुहूर्त निकला है। समारोह स्थल, खाने पीने का सब इंतजाम मैंने इवेंट मैनेजमेंट से करने को बोल दिया है, जो ऑफिस की पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। रूपाली के पहनने के कपड़े मैं दिलवा दूंगा अपनी हैसियत के हिसाब से, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जवाहर सुनकर उदास स्वर में बोला, सर जानता हूँ आपकी हैसियत के हिसाब से नहीं दे पाऊँगा, लेकिन जो पैसा मैंने उसके लिए जोड़ा है उसमें अपने कुछ अरमान पूरे कर लूँ। देवांश कठोर स्वर में बोला, जब बोल दिया है कोई आवश्यकता नहीं है तो समझ नहीं आया? मेरे साथ सस्ते कपड़े और ज्वेलरी में कैसे घूमेगी वह? जवाहर मुँह लटकाकर बाहर आ गया। रूपाली ने जब घंटी की आवाज़ पर दरवाज़ा खोला और सामने देवांश को खड़े देखा तो वो सकपका गई। पुराने घिसे हुए कपड़ों में, बिखरे बालों में वह छत पर रखे गमलों को ठीक करके आई थी। उसके हाथों और चेहरों पर मिट्टी लगी थी। देवांश उसको देख मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हें इस तरह के काम करने की आगे से कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी खूबसूरती को ख़राब मत करो। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, ख़रीदारी करने चलना है। रूपाली आश्चर्य से बोली, ख़रीदारी? मैं मम्मी के साथ कर लूँगी। देवांश उसे घूरते हुए बोला, ख़रीदारी मेरी हैसियत के हिसाब से होगी, इसलिए मैं अपनी निगरानी में करवाऊँगा। चुपचाप जल्दी से तैयार हो आओ। रूपाली देवांश को ड्राइंग रूम में बैठाकर अंदर चली गई। उसे देवांश का यह रवैया बहुत बुरा लगा। उसकी खूबसूरती ना खराब हो जाए, यह चिंता है, और बार बार अपनी हैसियत का क्या बखान कर रहा है। वह समझ गई देवांश को केवल एक खूबसूरत गुड़िया सुंदर और महंगे कपड़ों में सजी धजी अपने साथ चलने के लिए चाहिए। मन ही मन उसका दिल रो रहा था। देवांश हर बार आता है, उसे थोड़ा और कुचल देता है। राधिका को देवांश के बारे में बताकर वह दुखी मन से नहाने चली गई। राधिका तुरंत ड्राइंग रूम में पानी लेकर आई और बोली, नमस्ते बेटा, आपके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। देवांश लापरवाही से बोला, कोई आवश्यकता नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया है। बार बार खाने की मुझे आदत नहीं है, राधिका लाड जताते हुए बोली। पर रस्म के बाद पहली बार होने वाला दामाद घर आया है, मुंह मीठा कराने का शगुन तो बनता है। देवांश झुंझलाकर बोला, आपको लाना है ले आओ, लेकिन मैं कुछ नहीं खाऊंगा। रूपाली को बोलो जल्दी तैयार हो। राधिका संकोच के साथ बोली, बेटा इस तरह अकेले रूपाली को खरीदारी के लिए ले जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। आपकी माताजी साथ होती तो ठीक रहता। अगर वे व्यस्त हैं तो मैं चलती हूँ। देवांश बेरुखी आवाज़ में बोला, शादी के बाद भी तो रूपाली मेरे घर अकेले रहने आएगी, किसी को साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला उसे खरीदारी करवा दूँगा। राधिका को देवांश से ऐसे व्यवहार की आशा नहीं थी। वह तुरंत रूपाली के पास पहुंची और बोली, जल्दी करने को कह रहा है, मुझे थोड़ा बदतमीज़ सा लग रहा है। रूपाली का मन हुआ कहने को, थोड़ा नहीं पूरा का पूरा बदतमीज़ है, लेकिन माँ को दुख न हो इसलिए बोली, नहीं आपको ऐसे ही लगा होगा, उनका तरीका यही है बात करने का, आप ज़्यादा चिंता मत करो। कहने को तो रूपाली ने कह दिया, लेकिन उसे स्वयं बहुत चिंता हो रही थी। उसने पूछा नहीं, लेकिन उसे उत्सुकता अवश्य थी। ऐसा देवांश ने क्या कह दिया जो माँ इतनी विचलित हो रही है? उसके दिमाग में और भी प्रश्न उठ रहे थे। खरीदारी के लिए क्या वह अकेला जाएगा? ठीक है, रस्म हो गई है, लेकिन है तो अजनबी, अकेले खरीदारी करने में उसके साथ कितना संकोच होगा। सोचकर ही उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। कोमलता नाम की कोई चीज़ उसके पास नहीं थी। न हंसता था न मुस्कुराता था, बस तना रहता था, और जो बोलता कड़क आवाज़ में, ऐसे बोलता जैसे पत्थर बरसा रहा हो। उसे दूसरे की भावना की बिल्कुल कदर नहीं थी।
जल्दबाजी में वह बस पानी डालकर आई। जल्दी से जीन्स और टी शर्ट पहनकर बालों पर कंघी फेरकर बाहर आ गई। देवांश को चिल्लाने का माँ के सामने रूपाली कोई मौका नहीं देना चाहती थी। न उसने हाथ में कुछ पहना, न कान में, बस जेब में कुछ पैसे और रुमाल रख लिए। उसको देखते ही देवांश बिना कुछ बोले तुरंत बाहर निकल गया और पीछे पीछे रूपाली भी। राधिका बोल भी नहीं पाई रूपाली से कि जाने से पहले कुछ खा ले। सुबह बस एक गिलास दूध पिया था उसने। राधिका बेढाल सी सोफे पर बैठ गई। उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। लग रहा था कहीं लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। उसने तुरंत जवाहर को फ़ोन मिलाया। राधिका ने फ़ोन पर बताया देवांश अचानक घर आया और रूपाली से बोला तैयार हो जाओ, खरीदारी करने जाना है। तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है उसके पास। आने वाला था तो पहले फ़ोन करके बताना चाहिए था। जवाहर स्वयं आश्चर्यचकित था। बोला 1 घंटे पहले तो मुझसे बात कर रहा था, तब भी कोई जिक्र नहीं किया। जवाहर समझ गया इस विवाह में उन तीनों को बोलने का कोई हक नहीं है। जो कुछ होगा बस देवांश की मर्जी से होगा। घर के बाहर एक बड़ी सी शानदार गाड़ी खड़ी थी ड्राइवर समेत। गाड़ी का दरवाज़ा ड्राइवर ने बड़े अदब से रूपाली के लिए खोला। गाड़ी में बैठकर रूपाली को ठंडक का एहसास हुआ और अगर मन अस्थिर न होता तो इस आरामदेह गाड़ी में रूपाली को सुकून और आनंद भी महसूस होता। अपने आप को संयत करने के लिए वह खिड़की के बाहर देखने लगी। देवांश मुड़कर एकटक उसे देख रहा था। न जाने क्यों उसकी आंखें नहीं थकती, मन नहीं भरता रूपाली को देखकर। इतनी सुंदर, ना कोई गहना, ना कोई मेकअप, बाल जो अपने आप सूखते जा रहे थे और घुंघराले होते जा रहे थे। उसे लग रहा था वह उदास और गुस्से में थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसे लग रहा था जब वह उसे एक से एक सुंदर कपड़े दिलवाएगा वह प्रसन्न हो जाएगी। सब लड़कियों को बस पैसा चाहिए होता है। जब उसे पैसे से ही लड़की को खरीदना है तो अपनी मनपसंद लड़की क्यों ना खरीदे। रूपाली को महसूस हुआ देवांश की नज़र उस पर है तो वह सकचा गई और उसने एक बार मुड़कर देवांश की तरफ देखा। देवांश ने देखना बंद नहीं किया। रूपाली को स्वयं ही अपनी नज़रें हटानी पड़ी। वह थोड़ा और गाड़ी के दरवाजे की तरफ खिसक गई और कसमसा गई। गाड़ी शहर के सबसे महंगे और पॉश इलाके में पहुंच गई थी। एक बड़े से फैशन हाउस के सामने जाकर रुक गई। रूपाली इस तरफ कभी नहीं आई थी, ना ही उसे इस इलाके की कोई जानकारी थी। डर से अधिक उसे उत्सुकता हो रही थी। लोग ऐसी जगह से खरीदारी करते हैं क्या? इससे पहले रूपाली गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आती, इमारत के बाहर खड़ा चौकीदार दौड़ता हुआ दरवाज़ा खोलने आया। उसे यह सब अजीब लग रहा था। अंदर की साज सज्जा और माहौल देखकर वह हैरान रह गई। तभी एक अधेड़ उम्र की महिला जबरदस्त मेकअप और फैशनेबल गाउन में उनके स्वागत के लिए आगे आई। लग तो मालकिन रही थी। देवांश ने पहले से ही फ़ोन कर दिया होगा। वह उन्हें एक विशाल हॉल में ले गई। गाउन, साड़ी और ड्रेसेस की भरमार थी। मुस्कुराकर अदाएं दिखाते हुए बोल रही थी, सर एक बार आप नज़र से निकाल लीजिए, जो भी पसंद आए बता दीजिए, हम वैसा ही मैडम के साइज़ का निकाल देंगे। देवांश देखने लगा और रूपाली से बोला, देखो कोई पसंद आ रहा है क्या? रूपाली ने इतना बड़ा शोरूम, इतने सारे कपड़े ज़िंदगी में नहीं देखे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उससे किस तरह के गाउन पसंद करने की उम्मीद की जा रही है। उसने वैसे भी इस तरह के कपड़े कभी पहने नहीं थे। वह तो बस टी शर्ट, जीन्स और कुर्तियाँ पहनती थी। पहली बार एक साड़ी खरीद कर लाई थी। तभी देवांश ने एक पीच रंग का गाउन निकाला जो बारीक काम से लदा हुआ था। गाउन सुंदर था, लेकिन वह सोच रही थी इतना भारी गाउन पहनकर कहाँ जाएगी। शोरूम की मालकिन एकदम से आगे बढ़कर बोली, सर की पसंद तो बहुत बढ़िया है, मैडम पर बहुत भवेगा। मैडम पहले ही सुंदर हैं, इसमें तो बिल्कुल अप्सरा लगेंगी। देवांश ने गाउन वहाँ खड़ी सहायिका को पकड़ाते हुए रूपाली से कहा, इसे पहनकर देखो कैसा लगता है। रूपाली चुपचाप ट्रायल रूम में जाकर पहनने लगी। इतना भारी गाउन पहनने में उसके हाथ टूट गए। थोड़ा लंबा और ढीला था। गिरते पड़ते बाहर आई तो सहायिका और मालकिन तुरंत उसके पास आकर देखने लगे। गाउन कितना ढीला है।
फिर उसके नाप के गाउन की लाइन लगा दी उन लोगों ने। देवांश पसंद कर कर के उसे देता रहा और वह पहन पहन कर दिखाती रही। 2-3 घंटे यही सिलसिला चलता रहा। वह थक गई थी। उसे पता ही नहीं चल रहा था देवांश कौन सा अलग रख रहा था, कौन सा मना कर रहा था। तभी एक सहायिका कॉफ़ी लेकर आई। रूपाली की कॉफ़ी पीकर जान में जान आई। वह बस अब घर जाना चाहती थी। रूपाली को बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था वह कठपुतली से अधिक कुछ नहीं। उसे कार्यक्रम के लिए सजाया जा रहा है। 1-2 बार उसने कहा, बिल्कुल अच्छी नहीं है ड्रेस, पहनकर असहजता महसूस हो रही है। देवांश और फैशन हाउस की मालकिन एकदम से बोल पड़े, यह स्टाइल इस समय बहुत फैशन में है, इसे तो अवश्य लेना है। उसने फिर अपनी राय देनी बंद कर दी। उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई थी। जैसे ही कोई पोशाक पहनकर आती, देवांश उसके एकदम करीब आकर ऊपर से नीचे तक देखता और वहाँ खड़ी सहायिका को बताता कहाँ ठीक करना है और क्या बदलाव करना है। रूपाली का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह तो जैसे वहाँ थी ही नहीं। उसको समझ आ गया था आगे की ज़िंदगी एक मूक प्राणी की तरह बितानी पड़ेगी। देवांश सब निर्णय लेगा, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है। औरतों के लिए खरीदारी शौक होता है, लेकिन उसके लिए एक सजा हो गई थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, चक्कर आ रहे थे। 3-4 घंटे की इस मशक्क़त के बाद देवांश बोला, जो पसंद किए हैं सब अल्टर करके पैक कर देना, मैं पेमेंट कर देता हूँ। देवांश को जाते देख रूपाली वहीं थक कर सोफे पे बैठ गई। उसने राहत की सांस ली। जल्दी से घर जाकर खाना खाएगी और सो जाएगी। वहीं खड़ी सहायिका बोली, कितनी किस्मत वाली हैं आप मैडम, इतना चाहते हैं सर आपको। कितने सारे कपड़े खरीदे हैं उन्होंने आपके लिए। इन कपड़ों के ढेर में उसके माता पिता के अरमान दब जाएंगे और उसे नहीं लगता देवांश उसके पुराने कपड़ों में से एक भी उसे रखने देगा। उसकी यादें, उसके जीवन का एक हिस्सा देवांश बिल्कुल काट कर फेंक देगा। नए सिरे से नए परिवेश में उसको जीवन प्रारंभ करना होगा। रूपाली 10 मिनट ही बैठ पाई थी कि देवांश आया और बोला, अब कुछ इंडियन ड्रेसेस भी ले लेते हैं, सब कपड़े जब अल्टर हो जाएंगे वो भिजवा देंगे। सुनकर रूपाली के होश उड़ गए। अभी तक वह बिल्कुल खामोश रही थी। बस 1-2 ड्रेस के लिए कहा था, उसे अच्छी नहीं लग रही। जब देवांश ने उसकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया तो वह बिल्कुल चुप हो गई थी। बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने देवांश की तरफ देखते हुए कहा, बाकी की खरीदारी फिर किसी दिन कर लेंगे, एक दिन में इतना काम करना बहुत मुश्किल है। देवांश अपने सख्त लहजे में बोला, अभी बहुत सा सामान लेना है, तुम्हारी पूरी वार्डरोब भरनी है। आज कपड़ों का काम कर लो और उसके बाद ज्वेलरी और दूसरा सामान भी लेना है। रूपाली में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, लेकिन इतना तो समझ गई थी देवांश से अपनी बात मनवाना दीवार में सिर फोड़ने जैसा है। रूपाली सिर झुकाए मन ही मन उस दिन को कोस रही थी जिस दिन वह अपने पिता से मिलने ऑफिस गई थी। वह देवांश के पीछे पीछे चलने लगी। बाहर आकर देवांश बोला, लगता है तुम्हें भूख लगी है, चलो कुछ खा लेते हैं। रूपाली ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। कोई चाट पकौड़ी वाला खड़ा दिखाई नहीं दिया। आसपास कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट भी नहीं था। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं। देवांश ने एक बड़ी सी इमारत में प्रवेश किया। रूपाली सोच रही थी, हे भगवान, इसके सब काम इतने भव्य स्तर पर क्यों होते हैं। इटालियन रेस्टोरेंट था। देवांश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या खाना है। रूपाली ने मेनू देखा, उसे कुछ समझ नहीं आया तो देवांश से बोली, आपको जो पसंद हो वही मंगवा लीजिए। देवांश ने पता नहीं क्या मंगाया, रूपाली के हलक से नहीं उतरा। थोड़ा बहुत खाकर उसने छोड़ दिया। उसे गुस्से के कारण रोना आने लगा। कैसा आदमी है, दूसरे की ज़रूरत को समझने की कोशिश नहीं करता, बस अपने हिसाब से हाँकता है सबको। हंस इसे फिर दूसरे स्टोर ले गया। वहाँ लहंगे, साड़ी, कुर्ती दिखाने को कहा। रूपाली ने इतनी खरीदारी तो अपने संपूर्ण जिंदगी में नहीं की थी जितनी एक दिन में करनी पड़ रही थी। उसका भूख और थकान के मारे बुरा हाल था। रूपाली बेमन से बैठी रही और देवांश ने स्वयं ही कपड़ों को पसंद कर अलग अलग रखवा दिए। उसने जब उन्हें पहनकर देखने को कहा तो रूपाली ने मना कर दिया, यह कहकर कि वह थक गई है और कपड़े पहनकर नहीं देख सकती। तब स्टोर की संचालिका ने नाप लेते हुए कहा, हम अपने आप मैडम के नाप के हिसाब से ठीक करवा देंगी। शाम हो गई थी। आखिर स्टोर के बाहर निकलकर गाड़ी में बैठे तो रूपाली की जान में जान आई। वह बस मन ही मन प्रार्थना कर रही थी
कि कहीं और जाने को ना कह दे, सीधे घर पहुंचा दे उसे देवांश। देवांश रास्ते भर कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही गाड़ी रूपाली के घर के सामने रुकी वह बोला, कल तो मेरी ज़रूरी मीटिंग है, परसों ज्वेलरी की खरीदारी करने चलेंगे, तैयार रहना, कपड़ों में कुछ कम लगेंगे तो बाद में ले लेंगे। रूपाली ने हाँ में सिर हिला दिया और देवांश चला गया। रूपाली को घर के दरवाजे की घंटी भी बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। राधिका ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। उसको देखते ही चिंतित स्वर में बोली, बड़ी देर लगा दी, क्या करते रहे इतनी देर तक? रूपाली रुआंसे स्वर में बोली, पहले कुछ खाने को दो, फिर बात करना। राधिका ने तुरंत खाना लगाया। रूपाली की जान में जान आई। फिर वह पलंग पर निढाल लेट गई। तब तक जवाहर भी ऑफिस से आ गया था। उसको भी उत्सुकता हो रही थी कि आखिर कितनी खरीदारी की जो सारा दिन लग गया। रूपाली का बिल्कुल मन नहीं था सारा वृत्तांत सुनाने का। एक तो थकान बहुत हो रही थी, दूसरा उसका अनुभव अच्छा नहीं था। लेकिन दोनों को उत्सुकता से अपनी तरफ देखते हुए उसने खुश होने का नाटक करते हुए बताया, कितने महंगे और खूबसूरत कपड़े दिलवाए हैं देवांश ने। राधिका जानने को उत्सुक थी, किस रंग और डिज़ाइन के कपड़े लिए रूपाली ने। थकान का बहाना बनाकर रूपाली टाल गई और हंसते हुए बोली, जब आ जाएंगे तब देख लेना, एक एक पहनकर दिखाऊंगी। राधिका को कपड़ों का शुरू से बहुत शौक था, लेकिन पति की सीमित आय में उसने मन का कपड़ा कभी नहीं पहना। बेटी को इतना मिलते देख उसको बहुत खुशी हो रही थी। वह इस उम्र में अब सादे कपड़े ही पहन सकती थी, लेकिन बेटी को इतने सुंदर परिधान पहनना देख उसकी तमन्ना अवश्य पूरी हो जाएगी। देवांश बेटी को खुश रखे, उसे कोई शिकायत नहीं होगी उससे। जवाहर दोनों माँ बेटी को बातें करता छोड़ अपने कमरे में जाकर लेट गया। रूपाली को रात भर नींद नहीं आई। शारीरिक थकान और मानसिक संताप के कारण वह करवट बदलती रही। कैसे निभाएगी इस रिश्ते को, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। भोर होते होते उसकी आंख लग गई। ऑफिस जाते हुए जवाहर ने उसके कमरे में झांका तो वह सोती दिखी। रोज उससे मिलकर जाता था, लेकिन लगा पहले दिन अधिक थक गई होगी, इसलिए अभी तक सो रही है। थोड़ी देर बाद राधिका उसे नाश्ते के लिए बुलाने आई तो देखा उसका शरीर तप रहा था, उसे तेज बुखार था। राधिका ने तुरंत रूपाली को नाश्ता कराया और बुखार ठीक करने की दवाई दी। रूपाली निढाल हो रही थी, उसके सारे शरीर में दर्द हो रहा था। सारा दिन ऐसे ही पलंग पर पड़ी रही। जब दवाई का असर कम होता उसे फिर बुखार चढ़ जाता। रात को बुखार और तेज हो गया तो राधिका ने माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। सुबह डॉक्टर को बुलाया। उसने कहा, वायरल बुखार है, खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, कमजोरी और बढ़ेगी। राधिका और जवाहर स्कूटर पर बाजार चले गए फल और दवाइयाँ लेने। रूपाली का उस समय बुखार उतर गया था, वह तो गहरी नींद में सो गई। राधिका अपनी पड़ोसन जमुना को कुछ देर के लिए रूपाली के पास छोड़कर गई थी, उसका ध्यान रखने के लिए। उधर देवांश को समझ नहीं आ रहा था, इतनी खरीदारी करने के बाद रूपाली इतनी खामोश क्यों थी। उसे लगा था इतने कपड़े खरीदने के बाद वह प्रसन्न और मुस्कुराती नजर आएगी, लेकिन शाम तक तो ऐसा लग रहा था उसे कपड़े खरीदने में कोई दिलचस्पी ही नहीं रही थी। खाना भी उसने कुछ नहीं खाया। इस बारे में उसे लगा आजकल की लड़कियां फिगर बनाए रखने के लिए कुछ खाती पीती नहीं हैं। उसे रूपाली का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था, इसलिए असमंजस की स्थिति में था और जितना सोचता इस बारे में उतना गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अगले दिन मीटिंग के कारण वह व्यस्त रहा, इसलिए अधिक ध्यान नहीं दे सका इस बात पर। गहनों की खरीदारी के लिए देवांश ने सोचा 11 बजे निकलना सही रहेगा। उसने निश्चय किया, फ़ोन करके रूपाली को पहले बता देना ठीक रहेगा, वह घर के बाहर ही उसे मिल जाएगी। उसे समझ नहीं आता राधिका से कैसे बात करे। वह उसे खिलाने पिलाने के लिए आतुर रहती और उसे संकोच आता। उसने 2 बार फ़ोन किया, लेकिन भट्ट परिवार के घर किसी ने फ़ोन उठाया नहीं और जवाहर ऑफिस भी नहीं आया था। अब तक 10:30 बज गए थे और उसका कोई अता पता नहीं था। कोई छुट्टी लेने का संदेश भी नहीं था। अब तो देवांश का पारा और चढ़ता जा रहा था। इस तरह की लापरवाही उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। गुस्से से भरा वह ऑफिस से निकला और गाड़ी में बैठे ड्राइवर को भट्ट के घर चलने को कहा। उसने 2 बार घंटी बजाई, तब जाकर किसी अनजान स्त्री ने दरवाज़ा खोला। उसने गुस्से में पूछा, कहाँ है रूपाली? वह स्त्री बोली, सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। देवांश को लगा उससे बचने के लिए या अपना महत्व बढ़ाने के लिए जवाहर ने झूठ बुलवाया है। वह बेरुखी से बोला,
मुझे रूपाली से मिलना है। जमुना उसके आगे से हटे बिना बोली, नहीं, आप इस समय नहीं मिल सकते। वह गुस्से से बोला, मैं उसका मंगेतर हूँ और इसी समय उससे मिलकर ही रहूँगा। उसकी सख्त आवाज़ से यमुना घबरा गई और पीछे हट गई। देवांश दंदनाता हुआ रूपाली के कमरे में पहुँच गया। रूपाली गहरी नींद में सो रही थी। उसे देखते ही देवांश को लगा जैसे समय ठहर गया हो। तकिए पर उसके बाल बिखरे थे, कुछ लटें उसके चेहरे पर भी पड़ी थी। बंद पलकें, गुलाबी होंठ, संगमरमरी देह, वह कुछ बोल नहीं सका। पतले से स्ट्रिप वाली नाइटी में वक्ष का दिखता उभार, एक हाथ पेट पर और एक पलंग पर पड़ा था। नाइटी पैरों के पास थोड़ी उठी हुई थी, जिसके कारण एक पैर घुटने तक नजर आ रहा था। देवांश आंखें झपकाना भूल गया हो जैसे। रूपाली सुंदर है इस बात का उसे यकीन था, लेकिन इतनी सुंदर कि हाथ छूने के लिए उतावले हो जाएं, वह नहीं जानता था। देवांश ऐसा मुग्ध हो गया था कि उसकी आंखें तृप्त ही नहीं हो रही थी। लगा जैसे इस दृश्य को पी ले वह। चंद्रमा की खूबसूरती को देख सागर कितना बेचैन हो जाता है। उसकी लहरें बस बंधन तोड़ उसे छूने को बेताब हो जाती हैं। वैसे ही रूपाली को देख देवांश की धमनियों में ज्वर सा उठने लगा। उसका अपने आप पर काबू नहीं रहा। उसके हाथ मचल रहे थे रूपाली के चेहरे पर पड़ी लटों को हटाने के लिए। उसके होंठ रूपाली के गुलाबी होंठों को एक बार चूम लेना चाहते थे। उसकी आंखें घंटों उसे सोते हुए निहारना चाहती थीं। उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं और उसका मन कर रहा था वह रूपाली को अपनी बाहों में कस ले। उसे महसूस हुआ कि अगर वह 2 पल भी यहाँ रुका तो कुछ न कुछ ऐसी हरकत अवश्य कर बैठेगा जो ठीक नहीं होगी। वह तुरंत मुड़ा और जमुना से बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया।